हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज मारारा एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए शुरुआत करता हूं NCERT का चैप्टर नंबर 6 और उसमें भी देखिए टोटल 5 टॉपिक्स हैं। तो जो उसका सबसे पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है अवकलन, लेकिन परिवर्तन की दर के रूप में, जो कि आपका देखिए 6.1 प्रश्नावली दे रखी है। तो उसी से ही संबंधित क्वेश्चंस, लेकिन पहले आपको देखिए इसके बारे में भी बताना है कि हम अवकलन को परिवर्तन की दर के रूप में ये कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने यहां पे बोर्ड पे लाइन भी लिखी है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि आप लोग पढ़ते आए हैं, x का कोई वास्तविक फलन है, और ये वास्तविक का मतलब देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये x के वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है। तो यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का कोई वास्तविक फलन है, तो dy अपॉन dx। तो देखिए पहले आपको पिछला रिवाइज कराता हूं। मैंने ये बोला था dy अपॉन dx x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, ये कहलाता है x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, उसे हम कहते हैं dy अपॉन dx, और जिसका अवकलन करें तो वो f डैश x आएगा। लेकिन यहां मैं इसे चेंज करके कहता हूं, तब dy अपॉन dx को x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर कहते हैं। पहले बोला था देखिए मैंने x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, लेकिन अब मैं ये बात कहता हूं x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, ये कहलाती है dy अपॉन dx। अब देखिए ये आपको सीखना भी है कि हम इसी चीज को, जो लिखा है dy अपॉन dx, इसे पहले तो कह रहे थे अवकल गुणांक, और बिल्कुल ठीक है वो अवकल गुणांक ही होता है, लेकिन अब इसी को हम परिवर्तन की दर कैसे कह सकते हैं। तो ये चीज समझने के लिए देखिए, आपको पिछली क्लासेस में जैसे आपने पढ़ा है, हम चाल निकालते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए आप लोग छोटी क्लासेस में निकालते थे किसी चीज की चाल, और उसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। देखिए यही सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसकी इकाई क्या होती है, चलिए वो भी देखते हैं। या तो देखिए आप लोग जब क्वेश्चंस करते थे तो आपका आंसर वो आता था किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से, या आपका उत्तर देखिए ऐसे भी आ सकता है, मीटर प्रति सेकंड। देखिए चाल की इकाई देखिए यही होती है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब यही चीज देखिए परिवर्तन की दर भी है। शायद आपने पहले कभी ये नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, किलोमीटर प्रति घंटा यानी ये चाल की इकाई है, ये परिवर्तन की दर भी है, या मीटर प्रति सेकंड, बात एक ही है, ये भी चाल की इकाई है, ये भी परिवर्तन की दर है। अब ये किस तरीके से है परिवर्तन की दर, ये देखिए परिवर्तन समय के सापेक्ष, लेकिन परिवर्तन किस में है, दूरी में। तो दूरी में परिवर्तन, लेकिन वो किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर वो कहलाती है चाल। इसे हम देखिए दर ही कहेंगे। अब जैसे आप लोग ये पढ़ते हैं कि 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब वो देखिए यही होता है, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी, तो वो चाल होती है, यानी कि वो दर। 1 घंटे में चली गई दूरी वो कहलाएगी दूरी में परिवर्तन की दर, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ये भी देखिए वही है, बस ये अलग बात है, यहां दूरी की इकाई मीटर है और समय की इकाई कितनी है, सेकंड। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, ये भी वही चीज है, दूरी में परिवर्तन, लेकिन किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। तो दूरी के परिवर्तन की दर वो भी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, वो कहलाती है चाल। देखिए आप लोगों ने कभी जब मार्केट जाते हैं तो इस तरीके से भी देखा है, जैसे किसी चीज का भाव अगर आप कहते हैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम, चलिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपको, इस तरीके से मैंने लिखा। आप लोग जैसे पूछते हैं कि इसका भाव क्या है, तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम, इसका मतलब है 1 किलोग्राम का मूल्य वो 10 रुपए है।
तो ये भी दर है। इसका मतलब है द्रव्यमान के सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन, क्योंकि ये तो मूल्य है, लेकिन द्रव्यमान के सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन की दर, वो किसी चीज का कहलाता है भाव। ये चाल था, देखिए ये भी परिवर्तन की दर है, जिसमें एक प्रति शब्द लिखता है कि प्रति, वो चीज दर होती है। किसी भी चीज में देखिए प्रति किलोग्राम, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, इस तरीके से लिख के आता है, या प्रति मिनट, देखिए कुछ भी हो सकता है, वो चीज दर होती है। ये भी देखिए वही है, किसी चीज का भाव यानी मूल्य में परिवर्तन, वो भी किसके सापेक्ष? द्रव्यमान के सापेक्ष। तो द्रव्यमान के सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन की दर, वो किसी चीज का भाव कहलाती है। अब देखिए यहां पे अलग चीज है, ये भी परिवर्तन की दर है। मैं आपको बताऊंगा ये चीज dy/dx कैसे हो गई। यही चीज dy/dx ये कैसे होती है। तो चलिए मैं आपसे देखिए एक बात कहता हूं, पहले थोड़ा यहां पर भी लिखता हूं। मान लीजिए, चलिए मैं आपसे एक ग्राफ बना के समझाता हूं ये चीज। ये मूल बिंदु, ये y अक्ष और ये x अक्ष, ये मूल बिंदु है। मान लीजिए कोई कण यहां से चलना प्रारंभ करता है x अक्ष के अनुदिश, तो यहां पर समय t बराबर 0 है और दूरी भी s बराबर कितनी है? 0, क्योंकि ये तो मूल बिंदु है। मान लीजिए ये चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है ये अक्ष, और कितने समय में ये चली गई दूरी है, मान लीजिए इसी अक्ष पर चलता है। चलिए मैं एक बात कहता हूं, भले ही अक्ष में बनाता या नहीं बनाता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यही बनाता हूं। चलिए मैं ये चीज हटा देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको एक सरल रेखीय गति के हिसाब से ही बताती हूं। कोई कण यहां से चलना प्रारंभ करता है, अब मान लीजिए वो t1 समय में यहां से a दूरी तक आ गया, a बिंदु तक, ये इसने s1 दूरी तय की, और लेकिन कितने समय में? t1 समय में। तो चलिए मैं समय इसका ऊपर लिखता हूं t1, ताकि आपको ध्यान भी रहे। यहां से यानी o से लेकर जो a तक का समय है वो है t1, और जो o से a तक चली गई दूरी है वो है s1। अब देखिए मान लीजिए यहां पर ये बिंदु B तक पहुंचा गति करता हुआ, और ये टोटल दूरी जो इसने तय करी यहां से, वो देखिए मैं यहां से दिखाता हूं आपको। ये टोटल दूरी ये इसने तय की s2, और वो भी कितने समय में? t2 समय में। O से लेकर जो B तक की दूरी है वो s2 है, और O से लेकर जो B तक का समय है वो कितना है? t2। तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि A से लेकर जो B तक की दूरी है और A से लेकर जो B तक का समय है वो कितना होगा, तो आप लोग देखिए यही कहेंगे A से लेकर जो B तक की दूरी यानी ये पार्ट हम पूरे OB में से OA माइनस कर दें, यानी S2 माइनस S1, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया S2 माइनस S1 यानी इतना पार्ट। और देखिए एक बात, अब मैं ये भी कहता हूं A से लेकर B तक का समय कितना है, तो यहां तक का समय तो देखिए t1 था, और ये पूरा समय कितना है? t2। तो A से B तक का समय भी देखिए उसी तरीके से कितना हो गया? t2 माइनस t1। ये देखिए मैंने लिखा, यानी इस कण ने A से B तक की जो दूरी तय की वो है s2 माइनस s1, और कितने समय में? t2 माइनस t1। यानी t2 माइनस t1 समय में जो चली गई दूरी है वो है s2 माइनस s1। तो अब मैं अगर ये बात कहूं कि कण की चाल अगर निकालें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और मैं अगर ये चाल कहता हूं आपसे तो चाल देखिए आप इसी तरीके से लिखेंगे, दूरी यानी s2 माइनस s1 और बटे समय यानी t2 माइनस t1। वो देखिए ये आ गई, और ये कहलाएगी चाल। ये क्या कहलाती है? चाल। चलिए मैंने इसे v से लिख दिया, यानी v बराबर s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। ये देखिए, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, चाल क्या चीज होती है? दूरी में परिवर्तन की दर। तो ये तो है दूरी में परिवर्तन, जो ये s2 माइनस s1 है ये कहलाएगा दूरी में परिवर्तन, और समय वो है t2 माइनस t1, यानी इतने समय में।
तो इतने समय में इतनी दूरी जो तय की, तो दूरी के परिवर्तन की दर यानी इतना भाग, ये कहलाएगी चाल। क्योंकि दूरी में परिवर्तन, लेकिन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन, वो होगी दूरी के परिवर्तन की दर, यानी किसी कण की चाल। वो ये आगे देखिए S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। अब आप लोग देखिए यही देखेंगे, ये चीज हम अवकलन की तरीके से कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये S2 माइनस S1 दूरी अगर ये बहुत सूक्ष्म है तो इसे मैं डेल्टा S भी मान सकता हूं, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी डेल्टा S, क्योंकि डेल्टा बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। यहां भी देखिए मैंने चित्र में दिखा दिया, लेकिन किसी कण की चली गई दूरी में जो परिवर्तन, अगर हम इसे बहुत सूक्ष्म माने, यानी S2 माइनस S1, उसे मैंने मान लिया डेल्टा S। और ऐसे ही देखिए समय में परिवर्तन, अगर यह भी बहुत सूक्ष्म है तो इसे मैं मानता हूं डेल्टा T। तो डेल्टा S बटे डेल्टा T, ये देखिए चाल हुआ, चाल बराबर दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। आप लोग केवल यही पढ़ते हैं, देखिए दूरी बटे समय, यानी इतने समय में चली गई दूरी। लेकिन अब जो आपको ये पढ़ना है, दूरी में परिवर्तन की दर, वो भी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, वो कहलाती है चाल। यानी चाल बराबर दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी दूरी में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अब देखिए एक बात मैं और लिखता हूं, ये जैसे मैंने लिखा डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। आपको इस चैप्टर में और भी पढ़ना है, देखिए डेल्टा वाली बात, जो आपका 6.4 टॉपिक आएगा, उसमें भी पढ़ना है डेल्टा, यानी परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, डेल्टा S बटे डेल्टा T। अब देखिए अगर ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है डेल्टा S, तो इसे हम ds से भी लिख सकते हैं, डेल्टा S यानी कि ds, और डेल्टा T इसे मैंने लिख दिया dt। देखिए यही आ गया डेल्टा S बटे डेल्टा T, यानी ds बटे dt। यानी अब आपसे अगर ये कहें कोई फलन देखिए जिसकी चली गई दूरी, यानी S बराबर, वो इस तरीके से दे रखा है, यानी दूरी समय का एक फलन है। जैसे यहां पे मैंने आपको कहा था y किसका फलन है? x का फलन। यहां पे मैं कहता हूं किसी कण द्वारा चली गई दूरी यानी कि s, वो किसका फलन है? समय t का, यानी s बराबर ft। तो अब आपसे कहते हैं इस कण की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करें, यानी कि ds अपॉन dt, वो हो गया आपका f डैश t, क्योंकि हम समय t के सापेक्ष ही कर रहे हैं। तो ये जो आपका निकल के आया, ये उस कण की चाल निकल के आई, यानी ds अपॉन dt, ये भी देखिए ds अपॉन dt। ये हो गई आपकी दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, यानी दूरी में परिवर्तन की दर, वो कहलाती है चाल। अब देखिए आप जैसे फिजिक्स में पढ़ रखा है वेग में परिवर्तन की दर, मैं आपको बताता हूं। देखिए वेग मान लीजिए किसी का पहले v1 था, बाद में हो गया v2, यानी पहले t1 समय में उसका वेग था v1 कण का, और t2 समय में उसका वेग हो गया v2। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। देखिए ये अलग चीज थी, ये है दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष, यानी दूरी के परिवर्तन की दर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये है वेग में परिवर्तन की दर। या आपने ये भी पढ़ा है फिजिक्स में, वेग में परिवर्तन, लेकिन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो वेग में परिवर्तन की दर। अब मैं अगर इसे आपसे लिखूं तो ये लिखूंगा dv बटे dt, क्योंकि वेग में परिवर्तन डेल्टा v, और डेल्टा v को हम क्या लिख सकते हैं? dv। समय में परिवर्तन डेल्टा t, उसे लिख सकते हैं dt, जैसे यहां था। तो ये dv अपॉन dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर, ये किसी कण का क्या कहलाती है? त्वरण। यानी अगर आपको कोई फलन दे रखा है, यानी उसका वेग, और वो भी आपको दे रखा है इस तरीके से समय t के फलन के रूप में, यानी किसी कण का वेग समय t का एक फलन है, तो इसका अगर मैं अवकलन करता हूं t के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष, ये देखिए ये हो गया f डैश t। तो ये उसका त्वरण कहलाएगी। हम त्वरण भी निकाल सकते हैं अवकलन करके। तो त्वरण के लिए हमें क्या चाहिए? वेग फलन होना चाहिए समय t के पदों में।
और देखिए चाल के लिए क्या चाहिए, चाल यानी दूरी फलन होना चाहिए किसका, समय t का। तो हम इसका अवकलन करके चाल भी निकाल सकते हैं और इसका अवकलन करके त्वरण भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताई। अब मैं देखिए आपको बताता हूं इस चीज को, यानी dy/dx को, ये हम y के परिवर्तन की दर ये कैसे कह रहे हैं और ये dy/dx ही ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये दोबारा एक बार फिर समझिए, शायद आप लोगों ने ये चीज जो मैंने लिखी ds/dt वो अब समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बताता हूं, यानी ds/dt और dv/dt ये तो थे किसी कण की चाल और किसी कण की त्वरण, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं dy/dx ये y के परिवर्तन की दर ये कैसे होगा, यानी x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, इसे हम dy/dx को कैसे कह सकते हैं। तो मान लीजिए, चलिए मैं आपको ये बात बताता हूं, मान लीजिए x बराबर x1 है, मान लीजिए x बराबर है x1, तो इस कंडीशन में y बराबर कितना हो गया, fx1। देखिए मैंने लिख दिया, क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है, मैंने x1 ले लिया। फिर देखिए अगर x बराबर x2 है तो y बराबर कितना हो गया, fx2। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे कहता हूं x के मान में परिवर्तन कितना है, पहले x1 था, बाद में कितना हो गया, x2। तो x के मान में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ x2 माइनस x1, और इस परिवर्तन को हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया, क्योंकि x के मान में परिवर्तन यानी डेल्टा x बराबर कितना हो गया, x2 माइनस x1। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं, चलिए मैंने यहां पे y लिखा, तो मैं ये मानता हूं, देखिए जब मैं x का मान x1 रखूंगा तो y का मान कुछ आएगा, और x2 रखने पे वो भी y का मान कुछ आएगा, लेकिन होंगे तो अलग अलग, ऐसा तो है नहीं कि वो इक्वल ही होंगे। तो इसे चलिए मैंने y1 मान लिया है और इसे मैंने मान लिया है y2, क्योंकि ये मान भी कुछ और होगा, ये मान भी जरूरी नहीं इक्वल हो, तो इसे मैंने y1 मान लिया और इसे मैंने मान लिया y2। अब मैं आपसे कहूं अगर y के मान में परिवर्तन हमें देखना है, तो y के मान में परिवर्तन यानी डेल्टा y वो होगा y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 का मतलब fx2 माइनस fx1। देखिए मैंने ये लिख दिया, ये x के मान में परिवर्तन यानी x2 माइनस x1, ये y के मान में परिवर्तन यानी fx2 माइनस fx1। अब मैं देखिए आपसे कहता हूं y में परिवर्तन, लेकिन हमें किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष। तो देखिए मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा अभी, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। देखिए अभी मैं ये नहीं कह रहा dy अपॉन dx है, यह आपको समझना है कि dy अपॉन dx कैसे होगा, वो आपने पढ़ रखा है। डेल्टा y यानी y में परिवर्तन हमें किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष। तो देखिए मैं इसी तरीके से लिखूंगा जैसे मैंने आपको चाल और त्वरण के लिए बताया, y2 माइनस y1 क्योंकि वो डेल्टा y है, और x2 माइनस x1 ये है डेल्टा x, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए मैंने y2 का मान रख दिया, क्योंकि y2 का मान हमारे पास है fx2 माइनस fx1 बटे नीचे मैंने लिख दिया x2 माइनस x1। y2 का मान fx2, y1 का मान fx1 और ये x2 माइनस x1। शायद ये कुछ आपको पढ़ा हुआ लगे, क्योंकि ये अवकलन का सूत्र है। जब मैं आपको अवकलज निकलवाता था, जैसे दायां पक्ष अवकलज और बाएं पक्ष अवकलज, शायद आपको पहले देखिए ध्यान दिलाता हूं मैंने आपको जो अवकलज का सूत्र लिखवाया है वो ये था fx माइनस fa बटे x माइनस a, और जिस मान पे हम निकालते हैं वही मान होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा यह अवकलज का सूत्र ही कैसे बनेगा। मान लीजिए ये x1 और x2 में बहुत थोड़ा अंतर है, यानी x2 माइनस x1 ये बहुत सूक्ष्म है। तो चलिए मैं देखिए यहां लिख के दिखाता हूं, माना x2 माइनस x1 ये मैंने h मान लिया, क्योंकि मैंने आपको देखिए जब सीमा वाले क्वेश्चंस करवाए थे और अवकलज वाले करवाए थे तो मैंने आपसे ये कहा था ये h का मान ये बहुत एक सूक्ष्म राशि होती है।
तो मैंने जो इनका अंतर है वो बहुत सूक्ष्म राशि ली, यानी x2 माइनस x1, इसे मैंने h माना। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहां से x2 का मान निकाला, वो कितना हो गया x1 प्लस h, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म था, x1 को हम इधर ले गए, x2 का मान x1 प्लस h, यानी x2 x1 से बहुत थोड़ा अंतर है, केवल वो h का अंतर है। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं, x2 का मान देखिए मैंने यहां निकाला, वो ये हो गया fx1 प्लस h, क्योंकि मैंने देखिए x2 का मान लिख दिया x1 प्लस h, ये मैंने ऐसे ही लिखा छोड़ दिया, बटे देखिए नीचे x2 माइनस x1, इसकी जगह मैंने सीधा h लिख दिया। अब देखिए, और ये अगर मैं यहां लिखता हूं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म राशि होती है, तो ये मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये मान मैं किसका निकाल रहा हूं, देखिए इसी में रखा था, तो ये मान किसका निकाल रहे हैं हम, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का। अब देखिए ये आपका शायद सूत्र पड़ा हुआ हो, यही सूत्र इसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि x1 और x2 में अगर बहुत थोड़ा अंतर है, वो अंतर को मैंने h माना, उस h को मानते हुए देखिए सूत्र इसमें कन्वर्ट हुआ। ये देखिए किसका सूत्र है, अगर हम x1 पर निकाल लें दाएं पक्ष अवकलज, तो देखिए वो यही लिखते fx1 प्लस h माइनस के fx1 बटे h, ये दाएं पक्ष अवकलज हुआ x बराबर किसके x1 पे, fx1 प्लस h माइनस के fx1 बटे h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि h बहुत सूक्ष्म राशि है, इसलिए मैंने लिखा, ये इसलिए लिखा देखिए क्योंकि h बहुत एक सूक्ष्म राशि है, इसलिए मैंने लिखा। ये सूत्र देखिए ये किसका बना, दाएं पक्ष अवकलज, इसे हम अवकलज भी कह सकते हैं। अब अवकलज शब्द अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया f डैश x, क्योंकि अवकलज यानी अवकल गुणांक यानी अवकलन, वो हो गया f डैश x, क्योंकि f डैश x का अवकलन अगर आप करेंगे तो आपने 11th क्लास की मैथ में किया प्रथम सिद्धांत वाले सूत्र से, वो यही था fx प्लस h माइनस के fx बटे h, उसी को हम कहते हैं f डैश x। लेकिन ये कौन से मान पे है, x1 पे, तो ये f डैश x1 हुआ, f डैश x1 वो ये चीज हो गई, और ये किसके इक्वल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं हम इसका अवकलन करें, तो इसका अवकलन देखिए वो यही आएगा dy अपॉन डी एक्स, इक्वल टू कितना होगा, f डैश x। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसका मान x1 पे निकालें, यदि x इक्वल टू x1, देखिए मैं यहां लिखता हूं, यदि x इक्वल टू x1, तो dy अपॉन डी एक्स का मान वो हो गया f डैश x1, वो देखिए यही तो है, और यही चीज देखिए मैंने आपको बताई, यानी dy अपॉन डी एक्स, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, वो मैंने प्रूव किया f डैश के इक्वल है, और f डैश क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। यानी इस प्रश्नावली में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है, अगर हम एक फलन इस तरीके का दे रखा है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां पे जब हम dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो इसे ये नहीं बोलेंगे कि x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, इसे हमें बोलना है x के सापेक्ष y में परिवर्तन या y के परिवर्तन की दर, वो कहलाएगी dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स देखिए परिवर्तन की दर, इसी तरीके से मैंने बताया। अब देखिए इस चैप्टर को करने से पहले, ये तो इसका बेसिक था जो आपको समझना था कि हम dy अपॉन डी एक्स को ही क्यों कहते हैं। अब देखिए एक बात ये आती है, कुछ लोगों को ऐसे सूत्र जो मेंसुरेशन में आपने पढ़े होते हैं वो मिस होते हैं दिमाग से, जैसे आपने बेलन से संबंधित सूत्र पढ़े, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये आपने पढ़ी, लेकिन ये कभी कभी दिमाग से मिस होती हैं, किसी भी चीज का क्षेत्रफल। तो चलिए मैं आपको एक सूत्र लिखता हूं, ये मैं आपको सूत्र बताता हूं जो आपके दिमाग से मिस होते हैं, वो मैं आपको ये चीज बताता हूं। तो चलिए जैसे मैं आपको बताता हूं सूत्र, तो पहले मैं चलिए इसका पहला पार्ट, अगर आपके दिमाग से मिस हो गए हैं तब लिख लें, वरना बहुत अच्छी बात है, देखिए आप सबको याद है ये सारे सूत्र। सबसे पहले नंबर पे मैं लिखता हूं बेलन,
यह पहला नंबर है, यानी बेलन से जो संबंधित सूत्र है वो देखिए मैं लिख रहा हूं। आयतन, बेलन का आयतन देखिए आप सब लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आर त्रिज्या होती है आधार की, एच होती है बेलन की ऊंचाई। अब आता है वक्र पृष्ठ। देखिए ये ऐसे सूत्र हैं जिनकी जरूरत आपको इस प्रश्नावली में पड़ेगी और 6.5 जो प्रश्नावली है यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ उसमें भी पड़ेगी। तो ये सूत्र मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, या आपको देखिए एक बार बता रहे हैं या आप याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसे आपको दोबारा नहीं बताएंगे 6.5 प्रश्नावली के लिए। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, देखिए ये है। और अब होता है संपूर्ण पृष्ठ। वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ यानी इसमें आधार भी इंक्लूड हो गया और आपका जो ऊपर वाला पार्ट है यानी ऊपर वाला सरफेस वो भी इंक्लूड हो गया, ऊपर वाला पृष्ठ। अब आता है देखिए दूसरे नंबर पे शंकु यानी कि कोण। तो देखिए मैं इसके लिए यही चीज लिखता हूं, सबसे पहले आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल। और फिर आता है संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखिए आर होती है आधार की त्रिज्या, एच होती है ऊंचाई, एल होती है तिरछी ऊंचाई। जैसे मैं आपको बताता हूं, चलिए मैंने यहां पे चित्र बनाया, ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, शायद आपको ध्यान भी आ जाए। ये देखिए मैंने बेलन का चित्र बनाया। तो ये तो होगी देखिए बेलन की त्रिज्या यानी कि आर, और ये बेलन की ऊंचाई। अब देखिए ये देखिए मैंने शंकु बनाया, इसमें 3 आपके लिए लिख रखे हैं। तो मान ये तो शंकु की ऊंचाई, ये आधार की त्रिज्या और ये तिरछी ऊंचाई। अब आता है देखिए तीसरा पार्ट, वो है गोला यानी कि स्फीयर। तो इसके लिए देखिए जो आयतन है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले में केवल त्रिज्या ही होती है, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता। और अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ वो एक ही बात होती है, ऐसा नहीं इसके लिए अलग लिख के आएगा। इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वो एक ही होते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए तीसरा पार्ट। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं इसका चौथा पार्ट यानी कि अर्धगोला। चलिए ये भी शायद हो सकता है एक आध क्वेश्चन इसके हों जो मैं लिखता हूं अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो आयतन है, गोले का जितना आयतन होता है उसका हाफ यानी 2/3 पाई आर क्यूब। अब आता है इसका वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है अर्धगोले का वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक आधार जिसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसमें और ऐड हो गया तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये मैंने आपको बताए 5वां नंबर
जितने देखिए क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आता है अब घन। तो घन का आयतन भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का क्यूब। तो चलिए मैं अगर भुजा को x मानता हूं तो x क्यूब हो गया, क्योंकि भुजा की लंबाई कितनी है x। अब आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। वो कितना होता है, देखिए घन के टोटल पृष्ठ कितने होते हैं, 6। सारे पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड है आपका, ये एक वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल कितना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि x लंबाई है और x चौड़ाई है। और ऐसे घन के 6 पृष्ठ होते हैं, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ हो गया वो हो गया 6x²। अब देखिए छठे नंबर पर घनाभ। घन और घनाभ में अंतर, देखिए घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। ये देखिए उसका आयतन, शायद आपके ये पढ़ा हुआ ही होगा सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ चौड़ाई इंटू हाइट ऊंचाई। अब आता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी और एच देखिए वही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए मैं यहां 7वें नंबर पे लिखता हूं वृत्त, क्योंकि ये देखिए इसमें आयतन नहीं होगा, ये वृत्त की बात हो रही है। तो वृत्त के लिए केवल आपकी यही 2 चीजें होंगी, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और एक वृत्त की परिधि वो होती है 2 पाई आर। ये सूत्र आप लोग देखिए पढ़ते आए हैं, पिछली क्लासेस में ही आपने पढ़ा है, तो शायद 8th में भी होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि। अब देखिए मैं इधर लिख देता हूं 8वां नंबर। अब आता है आपका वर्ग। तो वर्ग में भी देखिए यही होंगे, एक तो क्षेत्रफल और एक, अब उसे परिधि कहें देखिए या परिमाप कहें, बात एक ही होती है, यह है परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, अगर इसकी भुजा x है तो x का वर्ग, और परिमाप 4 गुणा भुजा यानी 4x। अब देखिए वर्ग से ही संबंधित आता है आपका आयत। देखिए मैं यहां वर्ग के बाद अब आता हूं आयत पर। तो आयत में भी देखिए यही दोनों चीजें, यानी एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप। शायद आपको ध्यान भी होंगे, पिछली क्लासेस में ही आपने पढ़े हैं, बहुत आसान सूत्र हैं, लेकिन सभी की जरूरत पड़ेगी। किस क्वेश्चन में देखिए किस चीज के परिवर्तन की दर, कभी आयतन की पूछ सकते हैं परिवर्तन की दर, कभी पृष्ठ के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिधि के परिवर्तन की दर। इसके लिए आपको देखिए किसी भी सूत्र की जरूरत पड़ सकती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई उसका 2 गुणा, क्योंकि 2 बार लंबाई होती है 2 बार चौड़ाई होती है। अब देखिए नंबर 10 समबाहु त्रिभुज। कई बार ऐसा देखिए मैंने नोट किया है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र वो कई लोगों को याद नहीं निकलता। वैसे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, वो मैं नहीं लिख रहा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका सीधा सूत्र भी होता है, और वो है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। देखिए ये लिख दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग।
और वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये देखिए मैंने आपको इतने सूत्र बताए, ये सारे सूत्र, और कोशिश देखिए ये करें ये सारे सूत्र आप अभी याद कर लें, क्योंकि इन सब की जरूरत वो आपको पड़ेगी 6.5 प्रश्नावली में भी। यानी जिसका नाम है इस टॉपिक का, इस चैप्टर में देखिए 5 टॉपिक हैं, ये सबसे पहला टॉपिक है, तो जिसका 5वां टॉपिक है 6.5, उसमें इन सारे सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। या अभी याद कर लें, अच्छा आएगा, नहीं तो सारे याद है कोई बात ही नहीं है, नहीं तो अभी कोशिश करें सारे के सारे सूत्र अभी याद कर लें। देखिए मैंने आपको ये बताया कि y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष वो कहलाएगी dy/dx। लेकिन अगर हमसे ये बात कहते हैं कि समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो हम लिख देते, मान लीजिए y यही फलन होता समय t का, और हमसे कहते हैं y की परिवर्तन की दर निकालें समय के सापेक्ष, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी कि dy/dt। आपकी इस प्रश्नावली में जितने क्वेश्चंस हैं वो सब समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर हैं। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अब जैसे आपसे मैं कहता हूं आयतन के परिवर्तन की दर निकालें, लेकिन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, तो हम इसका r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लेकिन अगर हमसे ये कहते कि इसका समय के सापेक्ष निकालें, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इस प्रश्नावली में जितना आपको पढ़ना है वो सब अवकलन ही पढ़ना है, लेकिन वो परिवर्तन के दर के रूप में पढ़ना है। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो ये चीज बताई कि किस तरीके से हम कहते हैं परिवर्तन की दर, और बाकी जितने सूत्र हैं वो सब मैंने आपको बताए। अब प्रश्नावली जो 6.1 है उससे संबंधित क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।